गुड इवनिंग बच्चों। आज हम जो काम करने जा रहे हैं वो कोटनी रोटेशन थ्योरम जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा हुआ था उससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो जेई मेंस और एडवांस में आए हुए हैं उसके बारे में आज हम लोग बात करते हैं। ठीक है, और उम्मीद है कि आपको वो लेक्चर आपने देखा होगा, तो उसके बाद ही इस लेक्चर को देखना है। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये कि जितना भी कॉम्प्लेक्स नंबर हम कर रहे हैं वो सारा का सारा हमें बेसिक आइडिया होना चाहिए, तभी हम ये कोनी रोटेशन के थ्योरम अच्छे से कर सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम है ये जेई मेंस और एडवांस दोनों के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, लेट Z1 and Z2 be two roots of the equation. Let Z1 and Z2 be Z square plus AZ plus B equal to 0, Z being a complex number. Assume that the origin Z1 and Z2 Z1 and Z2 form an equilateral triangle. Then कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है जेई में, खास ध्यान रखना। इस टाइप का एक क्वेश्चन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ए में ए स्क्वायर इक्वल टू 2b है, बी स्क्वायर में ए स्क्वायर इक्वल टू 3b, और सी ऑप्शन में ए स्क्वायर इक्वल टू 4b, और डी ऑप्शन में है ए स्क्वायर इक्वल टू b। ठीक है, तो कैसे करेंगे? यहाँ पर मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि हमने Z1, Z2 और Z3 अगर वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल हैं तो उसके लिए हम पहले कंडीशन डिराइव कर चुके हैं। और वो एक क्वेश्चन ऐसा है जो जेई का लाडला क्वेश्चन है। जैसे घर में एक लाडला बच्चा होता है ना, वैसे ये लाडला क्वेश्चन है जेई वालों का। याद दिला देता हूँ। ये है, अगर Z1, Z2 और Z3 इस तरीके से हमारे पास गिवन है तो हमारे पास एक कंडीशन है, ये Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर इक्वल टू Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1। ये हमको लर्न होना चाहिए। लास्ट लेक्चर में, इसके पहले वाले लेक्चर में हमने जो है इसको डिस्कस किया हुआ है, इसको डिराइव भी किया हुआ है। तो अगर आपको नहीं याद आ रहा है या आपने नहीं देखा तो पहले उसे देखें, बाद में ये लेक्चर आगे देखना है। ओके, और बार बार मैं बता चुका हूँ कि ये हमारा चैनल है गणित सार। इसमें सारा आपको सार मिलने वाला है गणित का। गणित मतलब मैथ्स, आप जानते ही होंगे। तो अगर आपको क्वेश्चन पसंद आते हैं तो कुछ बोलें, कमेंट बॉक्स में कुछ लिखें कि हाँ मुझे अच्छा लगा, ख़राब लगा, कैसा लगा। न्यूट्रल होकर देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। ख़राब लगा तो ख़राब बताइए, अच्छा लगा तो अच्छा बताइए। लाइक करिए, अगर आपको पसंद आता है तो एक बेल आइकन ही तो प्रेस करनी है, तो लाइक कर दीजिए। ठीक है, इससे सामने वाले को मोटिवेशन मिलता है ना कि हाँ बच्चों को पसंद आया, वो और दुगने उत्साह से बनाने की कोशिश करता है। नहीं तो क्या होता है, अरे यार क्या यार, देखा किसी ने कुछ बोला ही नहीं, बस देख लिया, कंप्लीटेड कह के छोड़ दिया, तो इस तरीके से मज़ा नहीं आएगी। ठीक है ना, तो आप देखें, पसंद आए तो बताएं, नहीं पसंद आता है तो भी बताएं कि नहीं समझ में आया सर, कोई प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ पर किस पॉइंट में प्रॉब्लम आ रही है, मतलब कुछ बोले, कुछ करें। ठीक है ना। चलिए खैर क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ये, इसमें गिवन है Z1 Z2 बी द टू रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो हमारे पास इक्वेशन है Z स्क्वायर प्लस AZ प्लस B इक्वल टू 0। इसके दो रूट्स हैं Z1 और Z2। तो Z1 प्लस Z2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस B अपॉन ए यानी माइनस ए, एंड Z1 इंटू Z2 प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, C अपॉन ए यानी कि B। अब
उसने बोला है कि ओरिजिन Z1 और Z2 एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाते हैं, तो Z1 Z2 और Z3 को इन्होंने ओरिजिन बोल दिया है। तो जब Z3 की वैल्यू की जगह पे जब हम ओरिजिन पुट करेंगे तो जितने Z3 वाले टर्म है वो सारे गायब हो जाएंगे। तो अब हमारे पास जो इक्वेशन बनने वाली है वो क्या बनेगी, देखते हैं बच्चों। Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर इक्वल टू Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1। तो Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर अगर हमें बनाना है, क्योंकि Z1 प्लस Z2 की वैल्यू गिवन है, तो Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर कैन बी रिटन एज Z1 प्लस Z2 होल स्क्वायर माइनस 2 Z1 Z2 इक्वल टू Z1 Z2। Z1 प्लस Z2 इज A माइनस A होल स्क्वायर A स्क्वायर माइनस 2B इक्वल टू B मीन्स A स्क्वायर इक्वल टू क्या वैल्यू आ जाएगी 3B। तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, जो कि बहुत इजी सा था, हम इसको कर चुके हैं, पहले भी हमने इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे किए हुए हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी देख लेते हैं। ये भी कुछ जाना पहचाना आपको लगेगा, जब मैंने डिराइव कराया था तो मैंने इसकी याद दिलाई थी, जेईई एडवांस में कभी पूछा गया क्वेश्चन है ये। द कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 Z2 Z3 सेटिस्फाइड Z1 माइनस Z3 अपॉन Z2 माइनस Z3 इक्वल टू 1 माइनस I√3 होल डिवाइडेड बाई 2 आर द vertices of triangle which is A ऑप्शन में गिवन था ऑफ एरिया 0, बी ऑप्शन में गिवन है राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल, सी ऑप्शन में एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, और डी ऑप्शन में कह रहा भाई इनमें से कोई नहीं। तो इसके लिए भी मैं याद दिला देता हूँ आपको, ये क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। आप इस पिछले वाले वीडियो में आप जाके देखेंगे, ये जेईई एडवांस में पूछा गया क्वेश्चन है, और वहीं पर मैंने उसमें ये लिखा हुआ भी साफ साफ उसी पॉइंट पे। हमें क्या करना है, Z1 Z2 Z3 हमारे पास हैं, और उसी Z1 Z2 Z3 को यहाँ पर नोट कर लेना है, और Z1 Z2 और Z3, और ये एंगल जो है वो π/3 है, ये एंगल भी π/3 है, और ये एंगल भी π/3 है। एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है दो को, एक को भी करेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सारी साइड्स इक्वल हो जाएगी। तो हम क्या कर रहे हैं, Z3 माइनस Z2 को रोटेट कर रहे हैं, Z3 माइनस Z2 को रोटेट कर रहे हैं Z1 माइनस Z2, क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पे Z1 Z3 और Z2 Z3 चाहिए हमको, और तो कुछ चाहिए नहीं। तो बस एक को रोटेट करके दूसरे में, और फिर हमें क्या कर लेना है, बस उसके बाद ये सॉल्व होके अपने आप ऑटोमेटिक आने वाला है। बात समझ में आ रहा है, क्योंकि दिख रहा है यहाँ पे देखो cos π/3 माइनस I sin π/3। तो कुल मिला के ये क्वेश्चन भी प्रीवियस लेक्चर में हम देख चुके हैं, तो मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। प्रीवियस लेक्चर को आप देखें और उसमें आपको ये मिलेगा क्वेश्चन सेम, ठीक है, वहीं पर डिराइव किया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा हो गया क्वेश्चन, सिर्फ याद दिलाने के लिए था कि हाँ ये क्वेश्चन हमने किया हुआ है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 एकदम मस्त क्वेश्चन है, मज़ा आने वाली है। उसके लिए ज़रा वेक्टर की कुछ चीज़ें मैं आपको याद दिला देता हूँ। वेक्टर अभी आपने पढ़ा नहीं, आप छोटे बच्चे हैं, अभी 11th में है। जब 12th में जाएंगे तो आप वेक्टर नाम की एक चिड़िया पढ़ेंगे। वैसे फिजिक्स में आपने वेक्टर्स के बारे में पढ़ा होगा। मुझे सिर्फ इतना ही बताना है कि अगर हमारे पास कोई ट्रायंगल है, मान लिया इस टाइप से कोई ट्रायंगल है, ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो अगर ए बी और बी सी को ऐड करते हैं तो ए सी मिल जाता है। और मान लिया अगर हमको ये भी नहीं पता है, तो हम सिर्फ ऐसे याद रखेंगे कि ये वेक्टर का एक साइन होता है, और ये इसकी लेंथ जो होती है वो मैग्नीट्यूड को बताती है, और ये जो ये एरो है ये इसकी डायरेक्शन को बताता है। और ए बी प्लस बी सी जब होते हैं तो बीच वाला गायब हो जाता है, ये दोनों बीच में से गायब हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी। अभी सिर्फ आप इतना समझ लें, बाकी फिर हम लोग वेक्टर के बारे में अच्छे से आगे करेंगे। जैसे मान लिया हमने बोला कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी की वैल्यू बताइए, प्लस डी ए का सम बताइए क्या होगा।
तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। ए बी में बी सी में हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो बी गायब होगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे, ए बी प्लस बी सी को बगैर डायग्राम देके हम ए सी बोल सकते हैं। तो ए सी लिखा, सी डी लिखा और डी ए लिखा। बहुत ईजी होता है ये वेक्टर। इन दोनों में सी कॉमन है तो क्या आ जाएगा, ए डी और प्लस डी ए। अब यहाँ पर एक और बात हमको ध्यान रखनी पड़ेगी कि अगर ए बी लिखा है तो ए बी का मतलब है कि ए से बी की तरफ जा रहे हैं। तो अगर हमने बी ए लिख दिया तो उसको ए बी और बी ए इक्वल नहीं होते, बस माइनस लगाना पड़ेगा। मैग्नीट्यूड यहाँ पर डायरेक्शन चेंज हो गई, मैग्नीट्यूड अभी भी सेम रहने वाला है। तो डी ए को हम क्या लिख सकते हैं, ए डी और वो भी माइनस का, तो ये ए डी कट हो जाएंगे। तो आंसर क्या आ गया, 0। हमें कुल मिला के कुछ नहीं समझना है, हमें सिर्फ ये ध्यान देना है कि भैया ए बी प्लस बी सी होता है तो ए सी हो जाता है, बीच वाला गायब हो जाता है, बात खत्म। बाकी हम वेक्टर में आगे पढ़ेंगे, जब पीछे का काम पढ़ेंगे तब वेक्टर के बारे में बात करेंगे, तब हम उसको अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है ना। ये कोनी रोटेशन थ्योरम है हमारी, ये हमको अच्छे से पता होनी चाहिए कि हम इसमें क्या डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये वेक्टर्स के बारे में थोड़ा आइडिया लेना था हमको। क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा, क्वेश्चन 3। अ मैन वॉक्स अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट। अ मैन वॉक्स a distance of 3 unit from origin towards the northeast ऐसे साइड में दिया हुआ था ब्रैकेट में n45 डिग्री ई। वैसे ही हमको पता होना चाहिए कि नॉर्थ ईस्ट का मतलब क्या है, फिजिक्स में कई जगह आपने यूज़ भी किया होगा इसके बारे में। फ्रॉम देयर ही वॉक अ डिस्टेंस फ्रॉम देयर ही वॉक्स अ डिस्टेंस 4 यूनिट टूवर्ड्स द नॉर्थ वेस्ट। 4 यूनिट टूवर्ड्स द नॉर्थ वेस्ट n45 डिग्री वेस्ट, ठीक है। डायरेक्शन टू रीच अ पॉइंट P, डायरेक्शन टू रीच अ पॉइंट P इन द आर्गन प्लेन। एक मिनट। डायरेक्शन टू रीच अ पॉइंट P, देन द पोजीशन, सॉरी थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। 4 यूनिट टूवर्ड्स द नॉर्थ वेस्ट, डायरेक्शन टू रीच अ पॉइंट P, देन पोजीशन, यहाँ से गड़बड़ हो गई है, देन पोजीशन ऑफ P in the argand plane। is, और ऑप्शन में यहाँ पर गिवन थे 3A ऑप्शन गिवन है, सोल्यूशन तो बाद में करेंगे, पहले ऑप्शन लिख लेते हैं। ए ऑप्शन में गिवन है 3e टू द पावर i पाई बाई 4 प्लस 4i। बी ऑप्शन में गिवन है 3 माइनस 4i e टू द पावर i पाई बाई 4। सी ऑप्शन में गिवन है 4 प्लस 3i e टू द पावर i पाई बाई 4। और डी ऑप्शन में गिवन है नन ऑफ दीज, बल्कि यहाँ पर एक और भी दिया, वही लिख लेते हैं 3 प्लस 4i e टू द पावर i पाई बाई 4। चलिए तो ये हमारा क्वेश्चन है जो कभी आया है प्रीवियस ईयर की जेई में, आप चाहें तो चेक भी कर सकते हैं। इसको करना कैसे ये देखते हैं, यहाँ पर हमारा सोल्यूशन करते हैं इसका।
अब यहाँ पर थोड़ा हमको समझना पड़ेगा। अ मैन वॉक अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट फ्रॉम ओरिजिन टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। तो एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा इसका कि मैन को कहाँ से कहाँ हमको घुमाना है। ये हो गया और एक ये हो गया, ये हो गया हमारा ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ और ये हो गया साउथ। ओके, तो अब हमें पहले उसने बोला है कि अ मैन वॉक का डिस्टेंस, हमने मान लिया कि यहाँ से चलना स्टार्ट कर रहा है वो। अ मैन वॉक का डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स फ्रॉम ओरिजिन टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट का मतलब ये हो गया 45 डिग्री, तो इधर 45 है तो ये भी 45 हो गया, तो ये नॉर्थ ईस्ट में यहाँ तक जा रहा है। उसके बाद यहाँ आया, उसके बाद उसने बोला कि उसका मन भरा नहीं अभी, फिर वो आगे बढ़ता है 3 यूनिट, यहाँ से यहाँ तक तो 3 यूनिट था, उसके बाद आगे जाता है 4 यूनिट। तो यहाँ से मैं 4 को थोड़ा छोटा बना देता हूँ, ये यहाँ पर 4 यूनिट पे आ गया, ठीक है ना। तो ये 4 डिस्टेंस पे आ गया, और ये जो एंगल इसने बनाया है यहाँ से वो कितना है, उसने बोला है कि 4 यूनिट टूवर्ड्स द नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट ये हो गया, तो ये वाला एंगल भी 45 रहा होगा, ये भी 45 रहा होगा। ओके, तो अब यहाँ पर जो एंगल रहा होगा, तो ये एंगल 45 है और ये भी 45 होने के लिए अगर मैं यहाँ पे 90 बना दूँ तो ये एंगल कितना हो जाएगा, π/2 प्लस π/4। भाई 90 तो ये पूरा है ही है, यहाँ से देखो ना आप, ये देखो यहाँ से, ये तो 90 है ही है यहाँ से यहाँ तक, और प्लस π/4 यहाँ तक और आ गया। तो वही मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया। अब हमें जो है वो पॉइंट यहाँ पर Q मान लेते हैं और यहाँ पर मान लेते हैं पॉइंट P है, तो हमें ये OP की पोजीशन बतानी है। ये O है, O से लेके P तक की ये पोजीशन हमको बतानी है, ये इस OP की वैल्यू बतानी है। तो अब यहाँ पर वेक्टर यूज कर लेते हैं। OP इक्वल टू क्या हो जाएगा, OQ प्लस QP, ये तो हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं और OP की वैल्यू लिखते हैं। OP इक्वल टू हो जाएगा OQ प्लस QP, यही तो होगा। देखो Q को बीच से गायब कर दो तो O बचेगा और P बचेगा। अब OQ जो है वो कितना आएगा, तो OQ कैसे लिखेंगे, तो फिर याद दिलाना पड़ेगा मुझे, वैसे तो आपको याद होगा। Z इक्वल टू मॉड Z e टू द पावर I थीटा लिखते हैं। तो यहाँ पर OP जो OQ, पहले OQ है तो OQ क्या हो जाएगा, एंगल 45 डिग्री है तो OQ इक्वल टू मॉड OQ और e टू द पावर I π/4 हो जाएगा, और मॉड OQ की वैल्यू है 3, तो 3 इंटू e टू द पावर I π/4, ये हो जाएगा OQ। दूसरा अगर OQ हो गया तो अब QP की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, तो QP क्या हो जाएगा, ये देखिए QP है तो 4 हो जाएगा e टू द पावर I, एंगल थोड़ा सा बड़ा हो गया π/2 प्लस π/4। तो इसको यहाँ पर इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं। 3 e टू द पावर I π/4 प्लस QP की वैल्यू है 4 e टू द पावर I π/2 प्लस π/4। इसको और थोड़ा सॉल्व करते हैं। 3 e टू द पावर I π/4 प्लस 4 e टू द पावर I π/2 इंटू ई टू द पावर I π/4। बेस सेम है तो पावर को ऐड कर देंगे, तो मैंने पावर को अलग अलग कर दिया। यहाँ पे e टू द पावर I π/2 प्लस I π/4 करेंगे तो यही वैल्यू आ जाएगी। क्यों अलग कर रहे हैं, क्योंकि I π/4 दोनों में से कॉमन आने वाला है, और e टू द पावर I π/2 मुझे बताने की ज़रूरत है नहीं कि इसको हम cos π/2 प्लस I sin π/2 लिखते हैं, तो ये I हो जाएगा। cos π/2 प्लस I sin π, cos π/2 0, I sin π/2 sin 91, तो 3 e टू द पावर I π/4 प्लस 4 I e टू द पावर I π/4। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 3 प्लस 4I e टू द पावर I π/4, ये हमारे OP की लेंथ आ जाएगी। अब बताइए इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, 3 प्लस 4I e टू द पावर I π/4, यानी कि डी ऑप्शन यहीं से मुझे दिख रहा है, तो डी इज करेक्ट, ये हमारा आंसर हो गया। ओके, तो ये भी बहुत अच्छा सा क्वेश्चन एक आया हुआ है इसी थ्योरम पे बेस्ड। फिर एक और क्वेश्चन लिख लेते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का, वो भी प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है। ये था क्वेश्चन नंबर 3।
अब लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, ABCD एक रोम्बस है। ABCD इज रोम्बस, its diagonal AC and BD, its diagonal AC and BD intersect at point M, intersect at point M and satisfied BD equal to 2AC if the point D and M represent the complex number 1 plus I and 2 minus I respectively, then A represent the complex number, A represent the complex number, और ऑप्शन यहाँ पर गिवन थे, ऐसे करके था ये, और ऑप्शन भी लिख लेते हैं यहाँ पर 3 माइनस आई और 1 माइनस 3i, पहला ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन था 3 माइनस आई बाई 2 और 1 माइनस 3i बाई 2। सी ऑप्शन था 2 माइनस 3i, 2 माइनस 3i और 1 बाई 2 माइनस 3i। ये 2 है, ध्यान रखेंगे, 2 में थोड़ा सा मेरा गड़बड़ होता है। ये मैं फिर से एक बार बना देता हूँ इनको 2 को, ताकि ये 2 जो है वो जेड ना लगे। तो 3 माइनस आई बाई 2 एक ये था, 1 माइनस 3i बाई 2 एक यहाँ पर था, 3i और 1 माइनस 1 बाई 2 माइनस 3i ये हो गया, और एक था 3i 2 माइनस 3i और d जो था वो नन ऑफ दीज। तो ये भी कभी जेई के प्रीवियस ईयर का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, और कोनी रोटेशन थ्योरम पे बेस्ड, इजी और इम्पॉर्टेंट। ABCD रोम्बस दिया हुआ है। रोम्बस की प्रॉपर्टी सबको पता है कि रोम्बस के जो डायगोनल है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं और 90 डिग्री पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कट करते हैं, और उन्होंने उस पॉइंट जहाँ पे कट करते हैं उसका नाम इन्होंने M बोला हुआ है, मिड पॉइंट M, और A के कोऑर्डिनेट पूछे हुए हैं और इन्होंने D और M के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं। हाँ, एक एंगल की ज़रूरत थी जो इन्होंने बोला नहीं, लेकिन हमें पता चल गया है कि वो एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो ज़रा एक रोम्बस बना लेते हैं। ये हमारा कुछ रोम्बस टाइप का बना देते हैं इसको। पैरेललोग्राम बनाओ, रोम्बस बनाओ, बस रोम्बस ध्यान रखना है कि ये रोम्बस है। अच्छा, यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है, ABCD है हमारे पास, D के कोऑर्डिनेट गिवन है, तो एक काम करते हैं हम इसको D नाम दे देते हैं, ताकि हमें जो पता है उसी को हम पहले रख लेते हैं। ये हमारे पास ये A है, ये B है, ये C है और ये D है, और इस D के कोऑर्डिनेट हमको, इसका नाम Z1 रख लेते हैं और इसकी वैल्यू गिवन है 1 प्लस आई, और यहाँ से इसको ज़रा मीट करा देते हैं, डायगोनल बना देते हैं इनके, और एक यहाँ से डायगोनल ये हो जाएगा ये। चलिए, सही जगह पे ज्वाइन हो गया, और ये M पॉइंट हो गया। इस M के कोऑर्डिनेट भी गिवन है, D के कोऑर्डिनेट गिवन है, इस M को यहाँ लिख देता हूँ। इस M के कोऑर्डिनेट कितने हैं, इस M के कोऑर्डिनेट है 2 माइनस आई, लिखा हुआ है ना, ये 1 प्लस आई, एक 1 प्लस आई और एक है 2 माइनस आई। तो ये 2 माइनस आई ये कोऑर्डिनेट गिवन है। ये एंगल 90, ये 90, ये 90 और ये 90, सब 90। ठीक है, अब जरा बात करते हैं आगे की, और ये बाइसेक्ट भी करते हैं, ये इसकी इक्वल है और ये वाला इसकी इक्वल है। ओके, तो अब जरा बात करते हैं, यहाँ पर जरा देखते हैं, कुछ हो सकता है। तो D पॉइंट को, हमें D पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता है, ये पता है, लेकिन हमको A नहीं पता है। अब हमें इसको रोटेट करना है, किस किस डायरेक्शन में रोटेट करें ताकि हमको इसकी वैल्यू पता चल जाए। तो अब ज़रा देखते हैं किस तरीके से इसको रोटेट करते हैं। इसका नाम Z1 रख लेते हैं, जो ये है इसका नाम Z2 रख लेते हैं,
और ये ए वाले का नाम Z3 रख लेते हैं। अब ये जरूरी नहीं ए इधर भी हो सकता था, ए इधर भी हो सकता था, तो इसलिए दो दो आंसर इनके दिए हुए हैं। अब जरा देखते हैं, इसको रोटेट करते हैं हम किस तरीके से यहाँ पर अप्लाई करेंगे, अप्लाई कोनी रोटेशन थ्योरम। अच्छा, ये ध्यान देने वाली बात है कि जब यहाँ से इसको यहाँ पर रोटेट करोगे तो ये एंगल कौन सा है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये क्या देगा एंटी क्लॉकवाइज, तो ये प्लस का π/2 देने वाला है कि नहीं। और जब इधर से इसको रोटेट कराओगे, जब यहाँ से रोटेट कराओगे तो ये जो है ये वाला एंगल जो है वो क्लॉकवाइज है, ये माइनस π/2 देने वाला है। तो अब यहाँ पर प्लस π/2 और माइनस π/2 दोनों ही, तो मैं एक काम करता हूँ दोनों को एक साथ ले लेता हूँ ताकि हमारे दोनों का आंसर एक साथ ही मिल जाएगा। तो अप्लाई रोटेशन थ्योरम, और मैं यहाँ पर रोटेट कर रहा हूँ, मतलब डीएम से मैं कहाँ जाने की कोशिश करूँगा, ये जो डीएम है वहाँ से मैं एएम जाने की कोशिश करूँगा, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्लस π/2 में। तो हमारे पास जो थ्योरम बनेगी वो क्या बनेगी, सबसे पहले हम कहाँ पर जा रहे हैं, Z3 में जा रहे हैं, तो Z3 माइनस और इसका नाम है Z2, तो Z3 माइनस Z2 होल अपॉन Z1 माइनस Z2 इक्वल टू इन दोनों का मॉडुलस Z3 माइनस Z2 अपॉन Z1 माइनस Z2 e टू द पावर i, और प्लस माइनस i π/2 दोनों ही ले लेता हूँ क्योंकि दोनों से ही बस केवल इतना ही तो फर्क होगा, जब यहाँ लेंगे तो e टू द पावर प्लस का i π/2 आएगा और जब इधर लेंगे तो माइनस का i π/2 आ जाएगा। तो दोनों में कुछ खास फर्क नहीं आने वाला है। क्या ये दोनों में कुछ प्रॉब्लम होगी, क्या ये दोनों कट होंगे, Z3 माइनस Z2 और Z1 माइनस Z2? नहीं। तो यहाँ पर एक कंडीशन गिवन है, BD जो है वो 2AC की इक्वल है। BD इक्वल टू, यहाँ पर लिख देता हूँ, BD इक्वल टू 2AC है। तो BD जो डायगोनल है वो बड़ा है, AC जो है वो छोटा है। तो BD का जब हाफ करेंगे, BD का भी हाफ कर दो और यहाँ पर 2AC का हाफ कर दो, तो ये जो है BD AC जो है वो BD/2 की इक्वल होगा। तो AC जो है वो BD/2 की इक्वल होगा, क्योंकि BD/2 जो है वो क्या हो जाएगा, BD/2 DM हो जाएगा। BD/2 करेंगे तो वो DM की इक्वल हो जाएगा, जो कि है क्या, Z2 माइनस Z1, तो ये वैल्यू हो जाएगी। और ये जो है Z3 माइनस Z2 क्या है, Z3 माइनस Z2 ये वाली वैल्यू है AM की। तो अगर BD/2 का नाम रखेंगे तो इसका नाम हो जाएगा BD/2। तो BD/2 और AC जो है वो क्या हो जाएगा, Z3 माइनस Z2। तो अगर मैं यहाँ पर ध्यान से देखूं तो इन दोनों में क्या रिलेशन आने वाला है, उसने बोला है कि एक डायगोनल दूसरे का डबल है। कौन सा डबल है, ये लिखा है कि BD जो है वो डबल है, BD जो है वो डबल है किसका, AC का। तो BD जो है वो बड़ा डायगोनल है, और हमारे पास जो ये यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है Z3 माइनस Z2, Z3 माइनस Z2 ये AC वाला है, यानी कि छोटा ऊपर लिखा बड़ा नीचे लिखा हुआ है। तो अगर इन दोनों में डबल का रिलेशन है तो मैं ये बिल्कुल सीधे सीधे बोल सकता हूँ कि इनकी वैल्यू 1/2 आने वाली है। अरे भाई सीधी सी बात है कि BD जो है वो डबल है AC का, तो BD का आधा भी AC का आधे की इक्वल हो जाएगा। BD का आधा जो होगा BD/2 वो AC की इक्वल हो जाएगा, और उसका भी आधा जब करेंगे BD/2 तो हमारा हो गया DM। और AC जो है वो पूरा है, तो लेकिन पूरे को हमें आधा लिखना पड़ेगा और वो उसका हाफ है, क्योंकि AC जो है वो AM/2 कर सकते हैं उसको, AM जो है वो AC/2 है, या AC को 2AM कर सकते हो। तो इसका मतलब दोनों में डबल का रिलेशन आ जाएगा। तो एक जो है छोटा ऊपर है नीचे बड़ा है और डबल का रिलेशन है, तो इसलिए यहाँ पर 1/2 आ गया। और e टू द पावर i π/2 की वैल्यू अभी पहले भी बात हो चुकी है कि cos 90 प्लस माइनस i sin 90 होगा। तो बस यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा। Z3 की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी थी। Z2 कितना है, Z2 है 2 माइनस आई होल डिवाइडेड बाई Z1 है 1 प्लस आई, माइनस Z2 कितना है, Z2 जो है वो 2 माइनस आई है। तो बस इसी को सॉल्व कर लेते हैं। तो Z3 माइनस 2 प्लस आई होल अपॉन 1 प्लस आई माइनस 2 प्लस आई इक्वल टू प्लस माइनस i/2। ये यहाँ तक वैल्यू हमें समझ में आ गई। अब क्या करेंगे इसके बाद, Z3 माइनस 2 प्लस आई इक्वल टू, यहाँ मल्टीप्लाई इसका कर दो, ये i और i 2i माइनस 1 हो जाएगा। तो इसको लिख लेते हैं 2i माइनस 1 प्लस माइनस i/2। अब इसको भी उधर भेज दो, Z3 इक्वल टू 2 माइनस 2 उधर जाके प्लस 2, ये माइनस i
प्लस 2i माइनस 1 और इसके साथ प्लस माइनस i बाई 2। तो ये कितना हो जाएगा, 2 माइनस 1 1 हो जाएगा और 2i में से आई जाएगा तो 1 माइनस i हो जाएगा। बात समझ में आ रही ना आपको। ये यहाँ पर क्या हो गया, ये 2i माइनस 1, 2i माइनस 1 पहले से था। अब ये माइनस का 2 जो है जब उधर जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा और ये प्लस का i है उधर जाके माइनस का i हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ब्रैकेट ओपन किया था ना। तो 2i 2 माइनस 1 ये 1 हो गया और 2i माइनस i तो ये हो गया 1 प्लस i। अब उसके बाद प्लस माइनस क्या हो जाएगा, i बाई 2। तो एक काम करते हैं, एक बार प्लस ले लेते हैं। तो प्लस जब लेंगे तो i प्लस i बाई 2 तो 1 कितना हो जाएगा यहाँ पे, 1 प्लस i बाई 2 तो 1 प्लस 3 बाई 2 i हो जाएगा। और जब दूसरा ले लेंगे तो 1 प्लस i माइनस i बाई 2 हो जाएगा। तो 1 प्लस i तो 1 माइनस i तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। ये हो गया Z3 माइनस 2 प्लस i और माइनस 1 प्लस 2i इक्वल टू प्लस माइनस i बाई 2। अब उसके बाद मैंने क्या किया, इस 2 को इधर भेज दिया तो माइनस 2 उधर जाके प्लस 2 प्लस i माइनस i 2i माइनस 1 प्लस माइनस i बाई 2 तो 1 2i माइनस i 1 प्लस i। तो जब एक बार प्लस लेंगे तो 1 प्लस i बाई 2 और 1 प्लस i माइनस i बाई 2 तो ये बन जाएगा 1 प्लस 3 बाई 2i और ये हो जाएगा 1 माइनस i 1 प्लस i बाई 2। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। और इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, यहाँ पर 1 प्लस 3 बाई 2i Z3 की वैल्यू। क्या यहाँ पर कुछ है क्या गड़बड़, क्योंकि मल्टीप्लाई किया मैंने तो ये इधर जाके प्लस हो गया। ओके, अब देखिए गड़बड़ हो गई ना यहाँ पर। ये यहाँ पर जो हमने लाइन किया हुआ है, जब हम यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये प्लस कैसे हो सकता है, यहाँ से गड़बड़ हो गई हमारी, तभी हमारा आंसर नन ऑफ दीज आ रहा है, जबकि नन ऑफ दीज वो सिर्फ दिखाने वाला आंसर होता है। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, डीपली रिग्रेटेड। यहाँ से यहाँ पर गड़बड़ हो गई है थोड़ी सी, कोई बात नहीं, अभी आप उसको सही कर लेते हैं, 2 मिनट का टाइम लगेगा। ये मैंने क्या किया, यहाँ पर यहाँ मल्टीप्लाई करना था मुझे और आप लोग कुछ बता नहीं रहे हो इसलिए गड़बड़ हो गई है। जो Z3 माइनस 2 प्लस i इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हो मेरे भाई, तो ये 2 माइनस i और i 2i हो गया और माइनस का 1 हो गया और i बाई 2 और ये प्लस माइनस तो लगेगा ही लगेगा। और उसके बाद Z3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 माइनस i प्लस माइनस, जरा एक काम करो मल्टीप्लाई भी कर दो भाई। तो मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 2i स्क्वायर, तो ये माइनस 2 हो गया और प्लस माइनस i हो जाएगा ना, माइनस i, क्योंकि माइनस 1 का i में करेंगे तो माइनस i, तो प्लस माइनस, और हाँ 2 तो बाहर कर ही दिया था तो 2i स्क्वायर, तो माइनस 2 और माइनस i। अब जरा एक बार और चेक कर लेते हैं, जरा पॉजिटिव साइन लेते हैं, टेकिंग पॉजिटिव साइन। तो Z3 इक्वल टू क्या आने वाला है, 2 माइनस i प्लस माइनस 1 बाई 2 प्लस माइनस 1 बाई 2। अब हम पॉजिटिव ले रहे हैं तो सिर्फ प्लस ही ले लेते हैं, तो प्लस यहाँ पर ले लेते हैं प्लस 1 बाई 2 और माइनस 2 माइनस i है तो माइनस 2 माइनस i कर देते हैं। एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पे 2 एलसीएम ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 4 माइनस 2i माइनस 2 और माइनस i, तो ये 4 माइनस 2 2 हो गया और ये हो गया माइनस 3 और अपॉन में 2 है तो 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो 1 माइनस 3 बाई 2i। तो अब जो है कुछ ऑप्शन मैच करना स्टार्ट हो रहा है, 1 माइनस 3 बाई 2i, और जैसे ही निगेटिव साइन लेने वाले हैं तो फिर Z3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 माइनस i, माइनस लेंगे तो प्लस हो जाएगा 1 बाई 2 के साथ 2 प्लस i, क्योंकि माइनस पहले से ही और माइनस बाहर भी आ जाएगा, तो ये जो सारी वैल्यू माइनस की थी वो प्लस हो जाएंगी, तो 4 माइनस 2i प्लस 2 प्लस i होल अपॉन 2, तो 4 और 2 6 माइनस i और अपॉन में 2 कर लेते हैं, तो 3 माइनस i बाई 2। तो ये हमारा
आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है Z3 के लिए? 3 माइनस आई बाई टू और 1 माइनस 3i/2, 3 माइनस आई बाई टू और 1 माइनस 3i/2, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। सी तो है ना ये, 3 माइनस आई बाई टू 1 माइनस 3i/2। तो ये एक बढ़िया क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखें खास इसका। अच्छा, एक मेथड इसका और भी मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन ये मैं सॉल्व नहीं करूँगा, ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ कि इसको हम ज्योमेट्री के मेथड से भी कर सकते थे। जैसे हम 10th में ज्योमेट्री करते हैं ना, उस टाइप से भी। ये तो हमने रोटेशन से कर लिया है, आपको मैं होमवर्क देता हूँ, इसका सेकंड मेथड आप खुद ट्राई करें। वैसे तो मैं कहूँगा कि सेकंड मेथड ना ही करें, लेकिन अभी के लिए एग्ज़ाम में नहीं करना है हमको, लेकिन अभी के लिए हम इसको ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको याद होगा तो इस टाइप के क्वेश्चन आपने बहुत सारे किए भी होंगे 10th में। जैसे अब यहाँ पर एक बार फिर से डायग्राम बना देता हूँ, कुछ भी लेट कर लो ABCD। अब तो रोटेशन करना नहीं, कोई क्लॉक एंटी क्लॉक का कोई टेंशन नहीं है, तो कहीं पर भी ABCD ले लो। तो A के कोऑर्डिनेट हमने लेट कर लिया x प्लस आई वाई, B के कोऑर्डिनेट कितने A प्लस आई बी, ये हो गया A प्लस आई बी, तो A कॉमा B। और ये C जो है, C के कोऑर्डिनेट हमें पता नहीं है, तो C के कोऑर्डिनेट पता नहीं, और B के कोऑर्डिनेट, अच्छा ये इनका जो है वो दिया हुआ था। अच्छा, यहाँ पर एक बात का ध्यान तो रखना ही पड़ेगा कि ये M है और AC और BD दो डायगोनल है। अच्छा हाँ, B के कोऑर्डिनेट उन्होंने दिया हुआ था, M के कोऑर्डिनेट दिए और D के कोऑर्डिनेट दिए हुए। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर D और M दिया हुआ है, तो इसको A भी नहीं लेट कर सकते हो। एक काम करो, इसको जो है D को मत लेट करो। अब क्या करेंगे, यहाँ पर D के कोऑर्डिनेट कितने गिवन है? D के कोऑर्डिनेट गिवन थे, D के कोऑर्डिनेट 1,1 गिवन थे, और M के कोऑर्डिनेट क्या गिवन थे? 2 माइनस आई, तो 2,-1 गिवन थे। M का कोऑर्डिनेट क्या है? 2,-1। अब जरा सोचना है यहाँ पर कि ये दोनों पता है, ये पता, मिड पॉइंट पता, ये पता, तो क्या इसके कोऑर्डिनेट नहीं फाइंड आउट कर सकते हो? बिल्कुल फाइंड आउट कर लोगे, इसको A और B मान लेना, तो इस B के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे मिड पॉइंट फार्मूला लगा के, ठीक है ना, x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2। अब बात इसकी करो, तो यहाँ पर क्या होगा, जब इसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे तो तुम्हें DM की लेंथ भी पता चल जाएगी। भाई देखो, M के कोऑर्डिनेट पता ही है और D के कोऑर्डिनेट भी पता है, तो DM की लेंथ निकाल लेंगे 2-1। तो ये DM की लेंथ आ गई, मान लिया DM की लेंथ आ गई, कितनी आएगी? 2-1 1 और 1-1 2 और 2 स्क्वायर 4 और 5 √5 आ जाएगी DM। तो जितना DM होगा उतना ही BD भी होगा, नहीं DM जितना होगा सॉरी उतना BM भी होगा, ये तो होगा ना BM। DM और BM दोनों इक्वल होंगे, तो BD की वैल्यू क्या आ जाएगी? BD की वैल्यू आ जाएगी √5 2√5। तो BD इक्वल टू 2AC है, ये दिया हुआ है 2AC, तो यहाँ से AC की वैल्यू क्या आ जाएगी? √5। AC का डायगोनल जो है वो √5 आ जाएगा। और AC और AM में भी हमको पता है कि AC का आधा क्या है? AM है, तो AC/2 करोगे तो √5/2 हो जाएगा, तो ये AM आ जाएगा। तो AM की लेंथ भी पता चल गई, देखो AM की लेंथ पता चल गई, √5/2 है। अब A के कोऑर्डिनेट x, y है और ये पता है, इन दोनों में डिस्टेंस फार्मूला लगा देना, AM में डिस्टेंस फार्मूला। तो जैसे डिस्टेंस फार्मूला लगाओगे तो x और y में एक रिलेशन हमको मिल जाएगा, ठीक है ना, x और y में एक रिलेशन मिल जाएगा। जैसे AM में डिस्टेंस फार्मूला लगाओगे तो x और y में एक रिलेशन मिल जाएगा, क्योंकि M के कोऑर्डिनेट तो पता ही है। दूसरा रिलेशन कहाँ से मिलेगा? एक और रिलेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि जो AD की लेंथ है, जो AD की लेंथ है वो क्या AB की लेंथ की इक्वल है? AD की जो लेंथ है वो AB की लेंथ की इक्वल है कि नहीं है? ये भी जो है रोम्बस है और ये रोम्बस की साइड्स है, तो एक तो रिलेशन एक्स वाई में जब AM इक्वल टू लगाओगे तो एक रिलेशन हमारा एक्स और वाई में यहाँ से आ जाएगा। दूसरा रिलेशन कैसे मिलेगा? दूसरा रिलेशन मिलेगा जब हम AB को AD की इक्वल कर देंगे, क्योंकि AB में भी देखो एक्स और वाई में एक रिलेशन मिलेगा, और AD में भी करो, क्योंकि ये तो हम फाइंड आउट कर ही चुके हैं, ये तो हम फाइंड आउट पहले ही कर चुके हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के। तो उससे भी एक्स और वाई में एक दूसरा रिलेशन, एक्स और वाई में एक सेकेंड रिलेशन ये मिल जाएगा। इन दोनों एक्स और वाई को जब सॉल्व करोगे तब हमें, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे तब हमें एक्स और वाई की वैल्यू मिलेगी। लेकिन ये सब हमको करने की ज़रूरत नहीं है, ये मैंने बता दिया कि बाई चांस अगर आप फंस गए, कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, टाइम है आपके पास, तो कम से कम ज्योमेट्री लगा के तो आप सॉल्व कर ही डालना।
ओके, बात क्लियर है। तो अगर ज्योमेट्री में प्रॉब्लम नहीं है और स्पीड हमारी अच्छी है और हम फंस गए हैं, कोनी रोटेशन थ्योरम हमारे भेजे से निकल चुकी है, गायब हो गई है, तो फिर हम इस थ्योरम को ना लगा के हम ज्योमेट्री का यूज़ कर लेंगे, लेकिन अभी बिल्कुल भी नहीं करेंगे क्योंकि इस तरीके से करने में प्रॉब्लम होने वाली है। ठीक है, तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 4। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है, कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 Z2 Z3 आर द वर्ड। ये सारे क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूँ, तो सबको बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है कि ये भी आया, सारे हम वही वाले ही कर रहे हैं। Z1 Z2 Z3 आर द वर्टिसेज ऑफ ट्रायंगल ABC, आर द वर्टिसेज ऑफ ट्रायंगल ABC respectively of an isosceles triangle, isosceles right angle triangle, isosceles right angle triangle, isosceles right angle triangle at C, then prove that। और इस तरीके से ऑप्शन भी बना के ये पूछ सकते थे, अभी इन्होंने प्रूव करने वाला पूछा है। ऑप्शन का होता तो और इजी हो जाता है। इसको करने के मैं 2 मेथड आपको बताऊंगा। पहले तो अपना रोटेशन थ्योरम से ही करेंगे हम, क्योंकि हमारा मेन मोटो यही है कि हम रोटेशन थ्योरम सीख सकें अच्छे से। बाकी फिर इसको मैं भी और भी इजी मेथड से एक बताता हूँ, ज्योमेट्री लगा के। ज्योमेट्री का खास ध्यान रखें, आप कहीं भी घुसेड़ दें ज्योमेट्री को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आंसर आना चाहिए ना, हमारा ऑप्शन आना चाहिए, हमारा क्वेश्चन सही होना चाहिए। हमें दुनिया से क्या लेना देना है कि हमें भाई कोनी रोटेशन थ्योरम की हमने कसम खाई हुई है कि नहीं हम तो तुझे ही लगाएंगे, ऐसा तो है नहीं। उसने बोला है सी पे राइट एंगल है, तो सी ये हो गया, एक पॉइंट ये Z1 हो गया और ये जो है वो Z2 हो गया। ठीक है ना, ए को हमने ले लिया Z1 और बी को ले लिया Z2, तो ये सी हो गया। यहाँ पर हमने कोई पॉइंट बी ले लिया और ये ए हो गया, तो सी का नाम हो गया Z3, ए का नाम हो गया Z1 और बी का नाम हो गया Z2। ए का नाम रख लेते हैं Z1, ए जो है वो Z1 है और बी जो है वो Z2 है। और ये इन्होंने बोला है कि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब ये दोनों साइड्स तो इक्वल है और ये एंगल भी हमको पता चल गया कि 45 डिग्री गिवन है। ओके बच्चों, यहाँ तक बात क्लियर है। अब जरा समझना, यहाँ पर बहुत इजी मेथड से करेंगे, तुरंत आंसर लेके आएंगे, ईजिली आएगा। बस थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन होते थे उस समय का, जब आप इस दुनिया में नहीं थे तब के ये क्वेश्चंस है। लेकिन ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन होंगे तो जल्दी आ जाएंगे। प्रूफ करने वाले में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, लेकिन प्रूफ हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। तो इसको ऑब्जेक्टिव बना के वो भी दे सकते हैं, अभी मैं बताऊंगा किस तरीके से वो ऑब्जेक्टिव अप्रोच से कैसे करेंगे। सबसे पहले इसमें ज़रा रोटेशन लगाते हैं। ये 90 डिग्री है, किसको किसके साथ रोटेट करें, एंटी क्लॉकवाइज। हम हमेशा कोशिश यही करते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम जाएं, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज में हमें अच्छा लगता है। अच्छा क्या लगता है, पॉजिटिव वैल्यू आती है। तो ये हमारा क्लॉकवाइज हो गया, और अगर इसी को हम इस तरीके से रोटेट कर दें ये, तो ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज हो गया। हमें एंटी क्लॉक में जाना है, क्लॉक की अपोजिट डायरेक्शन में। तो हमें Z1 और Z3 के पास जाना है और उसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा। तो देख लेते हैं यहाँ पर। तो हम पहुँचे किसके पास, Z1 माइनस Z3, Z1 माइनस Z3 के पास पहुँचे, होल डिवाइडेड बाई Z2 माइनस Z3 इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस Z3 अपॉन मॉडुलस ऑफ Z2 माइनस Z3 e टू द पावर I पाई बाई 2, e टू द पावर I पाई बाई 2 cos 90 प्लस I sin 90, तो 1 हो जाएगा। और ये दोनों वैल्यू सेम होने वाली है क्योंकि यहाँ पर दोनों की वैल्यू सेम गिवन है, तो ये दोनों वैल्यू कट हो जाएंगी क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो यहाँ से इसको मैं डायरेक्ट यहाँ लिख देता हूँ कि ये हमारा I आ गया। तो Z1 माइनस Z3 इक्वल टू Z1 माइनस Z3 इक्वल टू I टाइम्स क्या हो जाएगा, Z2 माइनस Z3। Z1 माइनस Z3 इक्वल टू I टाइम्स Z2 माइनस Z3।
स्क्वायरिंग कर देते हैं बोथ साइड। जैसे ही स्क्वायरिंग करेंगे, क्योंकि हमें तो रिलेशन Z1 Z2 Z3 में चाहिए, आई का कोई ज़रूरत हमें नहीं है, तो हम स्क्वायरिंग कर देते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड, Z1 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर माइनस 2Z1 Z3 इक्वल टू आई स्क्वायर की वैल्यू -1, Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स Z2 और Z3। एक काम हम यहाँ पर ये भी कर सकते हैं कि हम यहीं पर इसको छोड़ दें, थोड़ा सा सॉल्व कर लें और यहीं छोड़ दें, और ये जो प्रूफ करने का दिया उसको भी इक्वेट कर देते हैं, तो वो काम ज़्यादा इजी होगा हमारे लिए। Z1 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर माइनस 2Z1 Z3 प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर माइनस 2Z2 Z3 इक्वल टू 0, यानी कि Z1 स्क्वायर आ गया प्लस Z2 स्क्वायर आ गया, 2 टाइम्स Z3 स्क्वायर आ गया, माइनस 2 टाइम्स Z1 Z3 आ गया, माइनस 2 टाइम्स Z2 Z3 आ गया इक्वल टू 0। यहीं पर इसको छोड़ दो। अब जरा RHS को इसका भी देख लेते हैं, जो हमारे पास था उसको भी देख लेते हैं, उसको भी होल स्क्वायर ओपन करते हैं। तो Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर है, इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं, और जो गिवन है प्रूव करने वाला वो क्या है इसको देख लेते हैं। Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स Z1 माइनस Z3 इंटू Z3 माइनस Z2। इसको भी ज़रा होल स्क्वायर ओपन करो। Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर माइनस 2Z1 Z2 इक्वल टू 2 टाइम्स Z1 Z3 माइनस Z1 Z2 माइनस Z3 स्क्वायर प्लस Z2 Z3। 2 का मल्टीप्लाई करके सबको वन साइड ले आते हैं। Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर माइनस 2Z1 Z2 इक्वल टू 2Z1 Z3 माइनस 2Z1 Z2 माइनस 2Z3 स्क्वायर और प्लस 2Z2 Z3। तो ये जो Z1 Z2 2 है ये दोनों कट हो जाएंगे, और अब हमें साफ साफ दिख रहा है कि ये जो इक्वेशन है और जो ये नीचे आई है वो दोनों सेम है। Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर और प्लस 2 टाइम्स Z3 स्क्वायर माइनस, अच्छा माइनस करना है तो माइनस ले आते हैं, माइनस 2 टाइम्स Z1 Z3 माइनस 2 टाइम्स Z2 Z3 इक्वल टू 0। तो ये देखिए इक्वेशन सेकंड जो हमारा यहाँ तक हमने किया था और उसको भी प्रूफ किया, तो कंपेयरिंग 1 एंड 2 प्रूफ हो गया कि दोनों सेम है। कंपेयर कर दिया 1 और 2, तो 1 एंड 2 आर सेम, तो इसका मतलब हमने प्रूफ कर दिया। हम इसको प्रूफ भी कर सकते थे, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं थी, हमने इसको यहाँ इक्वल कर दिया। हम क्या करते कि हमें इसी को बनाना था, जैसे हमें Z1 और Z2 का होल स्क्वायर बनाना था तो Z1 स्क्वायर ले लेते, Z2 स्क्वायर ले लेते और 2Z1 Z2 को इधर रख के बाकी सबको उधर भेज देते। जैसे मान लीजिए हमें ये मेथड पसंद नहीं आ रहा, भाई हम बुरा मान रहे हैं कि सर ने क्या किया, दोनों को इक्वेट कर दिया, ये तो गलत बात है। तो कोई बात नहीं, मैं आपको वो भी मेथड बता देता हूँ। Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर, इसकी ज़रूरत है, हमें Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर चाहिए। तो हमने क्या किया, 2Z1 Z2 इधर किया और बाकी सबको उधर भेज देते हैं। ये जो हमारे पास इतनी सारी ये जो लगी हुई है ना लाइन, ये पूरी इसको उधर भेज दो। तो एक तो हमने 2Z1 Z2 किया है ऐड इधर, माइनस का तो इधर भी करना पड़ेगा, बाकी सबको उधर भेज दो। 2Z3 स्क्वायर माइनस का 2, अच्छा उधर भेजोगे तो माइनस वाले क्या हो जाएंगे, प्लस 2Z1 Z3 और प्लस 2Z2 Z3। ऐसे कर लो। अगर आपको बुरा लगता है कि भाई ये क्या है, ये तो मज़ा नहीं आया इसमें, तो ऐसे कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 2Z1 Z3 माइनस 2Z1 Z2 एक साथ कर लिया और माइनस का 2Z3 स्क्वायर और 2Z2 Z3 एक साथ कर लिया। इन दोनों में से 2Z2 कॉमन ले लिया, 2Z1 कॉमन ले लिया। तो 2Z1 जैसे ही कॉमन ले लिया तो क्या बन जाएगा, Z3 माइनस Z2। यहाँ से 2Z3 कॉमन ले लिया तो Z3 माइनस Z2। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2Z3 माइनस Z2 कॉमन हो जाएगा और Z1 माइनस Z3 आ जाएगा, और यहाँ पर तो Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर आ गया। तो ये लीजिए, ये भी बन गया, यही तो बनाना था ना हमें, 2Z1 माइनस Z3 और Z3 माइनस Z2, तो ये बन गया, हैंस प्रूफ।
तो आपको करने के बहुत सारे मेथड हैं। बस मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आप जो कोनी रोटेशन थ्योरम से डरे हुए हैं अगर, तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिनकी मदद से हम और थोड़ा कॉन्सेप्चुअल हो सकते हैं और हमें इजी लगने लगेगा कि भाई ये इजी है, इसके डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके बच्चों, तो यहाँ तक बात क्लियर है। अब लिख लेते हैं एक क्वेश्चन और। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, ये भी जेई के प्रीवियस ईयर का 5th क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, इसमें क्या गिवन है? द पॉइंट पी क्यू आर, द पॉइंट पी क्यू आर represent the complex number z1 z2 z3 respectively and the angle of a triangle PQR and the angle of a triangle PQR at Q and R are both हाफ पाई माइनस अल्फा। दोनों एंगल Q और R जो है वो हाफ पाई माइनस अल्फा है। देन प्रूव दैट Z3 माइनस Z2 होल स्क्वायर इक्वल टू 4 टाइम्स Z3 माइनस Z1 इंटू Z1 माइनस Z2 और इंटू साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, ये हमको प्रूव करना है। ठीक है, तो ये सोल्यूशन हमें करना है। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ भूल गया, मैं आपको इसके बारे में बात कर रहा था तो मैंने बोला था कि इसका एक मेथड और मैं बताने वाला था, लेकिन अब चूँकि हमने ये 6 स्टार्ट कर दिया, कोई बात नहीं। 6 के पहले हम एक बार इसमें थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे देता हूँ यहाँ पर इतने में, तो आपको इसको करना है। नहीं आएगा तो फिर आप फिर मुझसे बात कर लेंगे। इतने में हमारा काम चलने वाला है, छोटा है कैलकुलेशन। ऐसे हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कंसीडर कर लिया। उसने बोला है कि राइट एंगल है, तो हमने ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ले लिया, ये ओरिजिन ले लिया, ये 90 हो गया, और ये हमारा हो गया Z1, इसका नाम रख लेते हैं Z1, ओरिजिन Z1 हो गया, ये Z2 हो गया, और ये क्या हो गया? Z3 हो गया। तो एक काम करते हैं, इसको यहाँ से डिस्टेंस ले लेते हैं K या A या B, कुछ भी ले लो। चलो मैंने यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस K ले ली, तो ये डिस्टेंस K ले ली, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे? K, 0। तो यानी Z2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? Z2 की वैल्यू हो जाएगी KI, Z2 क्या हो जाएगा? KI। Z1 क्या हो जाएगा? 0, और Z3, और ये साइड जो है वो इस साइड की इक्वल है, तो ये भी K हो जाएगी। तो इसके जो कोऑर्डिनेट है वो 0, K हो जाएंगे। अच्छा एक मिनट, ये K प्लस 0I होगा, सॉरी, क्योंकि X, Y होता है ना, मैंने यहाँ पर गड़बड़ कर दी। यहाँ पर K, 0 लिखा हुआ है ना, तो K का मतलब हो गया X प्लस IY, तो 0 K प्लस 0I हुआ, यहाँ पर KI हो जाएगा, 0 प्लस KI, यानी कि ये हो गई Z3 की वैल्यू। अब एक काम आप करना, पहले LHS की वैल्यू निकाल देना। किसकी वैल्यू? LHS, Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर, कितना आ जाएगा? Z1 कितना है? 0, Z2 कितना है? बोलो बोलो, Z2 कितना है? K, तो Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर कर देंगे तो K स्क्वायर आ जाएगा। Z1 और Z2 की वैल्यू पता चल गई हमको, Z1 0 है और Z2 जो है वो K प्लस 0 आई है, क्योंकि यहाँ से हमने रियल लिया, कॉमा इमेजनरी। इसी तरीके से जब हम दूसरे वाले को सॉल्व करेंगे RHS में क्या आएगा? 2 टाइम्स Z3 माइनस Z2 और Z1 माइनस Z3। जरा इसकी वैल्यू भी रख के देख लेना, दोनों की वैल्यू सेम आने वाली है। दोनों में क्या होगा? दोनों की वैल्यू सेम आ जाएगी, तो ये डायरेक्ट सेटिस्फाई हो जाएगा। तो फिर इस तरह के क्वेश्चन हम लोग इसी तरीके से करते हैं, ऑप्शनल हो चाहे जो भी हो। फिर रोटेशन को हम भूल जाते हैं, क्योंकि हमें जल्दी आंसर निकालना होता है, और कभी कभी रोटेशन बहुत ईजी हो जाता है, तो वो हमारे ऊपर है हम किस तरीके से उसको ट्रीट करते हैं। ओके बच्चों, चलिए एक लास्ट क्वेश्चन ये वाला कर लेते हैं। ये हो गया हमारे पास P Z1 Q Z2, R जो है वो Z3 है,
ये एंगल हमारा दिया है π/2 माइनस α/2 और ये भी सेम है, ये भी सेम है π/2 माइनस α/2। और ये एंगल का आइडिया हमको नहीं है, इसको हम क्या लेट करें, लेट क्यों करेंगे, इसको तो हम निकाल सकते हैं कि P + Q + R कितना होगा, P + Q + R पाई होगा। तो ये हाफ, अरे भाई हाफ हाफ करके ये हो गया पाई माइनस अल्फ़ा प्लस R इक्वल टू पाई। तो पाई से पाई गया, तो एंगल R की वैल्यू क्या आ गई, सॉरी एंगल P की वैल्यू क्या आ गई, क्योंकि Q और R है ना, ये PQR तो था, लेकिन यहाँ पर जो ये एंगल है वो P है। तो P की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, P की वैल्यू हमारे पास आ गई है अल्फ़ा। तो ये P एंगल जो है वो अल्फ़ा हो गया। अब अल्फ़ा भी पता चल गया, अब जरा रोटेशन अप्लाई कर देते हैं। तो किसको किसके रिस्पेक्ट में, तो एंटी क्लॉकवाइज ढूंढ लो। तो Z3 माइनस Z1 ये है, और इसका एंटी क्लॉकवाइज अगर करेंगे तो किसके पास जाना पड़ेगा, Z2 माइनस Z1। तो Z2 माइनस Z1 ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज, यही तो है एंटी क्लॉकवाइज। तो हम यहीं पर अप्लाई कर देते हैं कि हमने क्या किया, PQ से PR जाने की कोशिश में है, तो पहले PR जाएंगे, PQ से रोटेशन कर रहे हैं PR का, तो PR आएगा तो Z3 माइनस Z1 अपॉन Z2 माइनस Z1 मॉडुलस ऑफ Z3 माइनस Z1 अपॉन मॉडुलस ऑफ Z2 माइनस Z1 e⁻⁰ I, और एंगल जो है वो अल्फ़ा है। बस इसके बाद तो क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम ही नहीं, ये दोनों सेम है, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए सीधे सीधे। ये आ गया cos अल्फ़ा प्लस I साइन अल्फ़ा, e⁻⁰ अल्फ़ा होता है ना, cos अल्फ़ा प्लस I साइन अल्फ़ा। अब जरा यहाँ पर अब देख रहे हैं, हमें जो प्रूफ दिया हुआ है उसमें साइन α/2 दिया है, एंगल जो दिया है वो α/2 दिया है। तो एक काम करते हैं, इसको हाफ एंगल में हमें ब्रेक करना पड़ेगा। तो हम इसको हाफ एंगल का कुछ फ़ोटो बनाने की कोशिश करते हैं कि हाफ एंगल कैसे बनेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, इधर भी 1 माइनस कर देता हूँ और इधर भी 1 माइनस कर देता हूँ। सबने पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री में cos थीटा -1 या 1 माइनस cos थीटा क्या होगा। यहाँ पर Z2 माइनस Z1 जो है वो एलसीएम ले लिया, तो Z3 माइनस Z1 माइनस Z2 प्लस Z1, तो Z1 कट हो गया। cos थीटा -1 होता है -2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा/2, और साइन थीटा का होता है 2 साइन अल्फ़ा/2 और cos अल्फ़ा/2। तो यहाँ से अब हमने क्या किया, Z3 माइनस Z2 अपॉन Z2 माइनस Z1 इक्वल टू, यहाँ पर कुछ कॉमन है क्या, चलिए कॉमन ले लेते हैं, 2I साइन अल्फ़ा/2 कॉमन ले लेते हैं। इस -1 को हम I² पुट कर देंगे, क्योंकि I² की वैल्यू -1 होती है। तो यहाँ पर हमने पुट कर दिया -1 की जगह और 2I कॉमन ले लिया, तो 2I पूरा कॉमन हो गया, साइन अल्फ़ा भी कॉमन हो गया, तो पहले cos अल्फ़ा/2 आ गया, और ये माइनस का था यहाँ पर तो प्लस हो जाता, तो प्लस I साइन अल्फ़ा/2 कॉमन आ गया, ये वैल्यू आ गई। मतलब अब एक काम करते हैं, हमें cos अल्फ़ा/2 प्लस I साइन अल्फ़ा/2 की वैल्यू तो नहीं पता, लेकिन अल्फ़ा की वैल्यू ज़रूर पता है, cos अल्फ़ा प्लस I साइन अल्फ़ा पता है। तो हम क्या करें, अल्फ़ा/2 हटाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई करने के लिए हमको स्क्वायरिंग करना पड़ेगा बोथ साइड। याद आ रहा होगा स्क्वायरिंग बोथ साइड से क्या फ़ायदा होता है, Z3 माइनस Z2 अपॉन Z2 माइनस Z1 इस पूरे का होल स्क्वायर इक्वल टू 4I² की वैल्यू -1 साइन स्क्वायर अल्फ़ा/2, और ये बन जाएगा cos अल्फ़ा/2 प्लस I साइन अल्फ़ा/2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारी कौन सी थ्योरम यूज़ हो जाएगी, अरे डे मॉयवर थ्योरम, भाई याद आ रही है ना डे मॉयवर थ्योरम। तो ये हो जाएगा cos अल्फ़ा प्लस I साइन अल्फ़ा, 2 से 2 कट जाएगा, और cos अल्फ़ा प्लस I साइन अल्फ़ा की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से जरा यहाँ उठा के पटक देते हैं। तो cos अल्फ़ा प्लस I साइन अल्फ़ा कितना आया था हमारा, Z3 माइनस Z1 अपॉन Z2 माइनस Z1, तो Z3 माइनस Z1 अपॉन Z2 माइनस Z1, ये वैल्यू कहाँ से पुट किया, फ्रॉम इक्वेशन 1, और जैसे पुट कर दिया यहाँ पर है Z3 माइनस Z2 और यहाँ पर होल स्क्वायर हो गया ये, और इसको भी हम लिख सकते हैं Z2 माइनस Z1, तो ये Z2 माइनस Z1 का होल स्क्वायर, एक तो ये कट हो गया,
Z2 माइनस Z1 माइनस के साथ, ये Z2 माइनस Z1। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, Z3 माइनस Z2 का होल स्क्वायर इक्वल टू -4 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2, और साथ में Z2 माइनस Z1 आ गया। और Z2 माइनस Z1 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 टाइम्स Z1 माइनस Z2 इंटू साइन स्क्वायर। अच्छा, एक वैल्यू और बची थी, ये भी तो बची है, ये कहाँ जाएगी, एक तो यहाँ से अपॉन में मल्टीप्लाई में आई है, एक ये भी वैल्यू बची है भाई, इसको क्यों छोड़ देंगे, Z3 माइनस Z1। तो एक काम करते हैं, पहले सारे Z वाले टर्म लिख देते हैं, फिर इसको हटा देते हैं। तो ये वैल्यू हमारी आ गई Z3 माइनस Z1 इंटू साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। तो ये हो गया Z3 माइनस Z2 का होल स्क्वायर। तो ये कुछ इस टाइप से सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव जितने भी क्वेश्चंस थे, मैंने कोशिश मेरी यही रही है कि सारे क्वेश्चन जो है वो हम लोग डिस्कस कर लें। बस आज तो हम इतना ही करते हैं फिर, ओके। बाकी आप देखें और अगर पसंद आता है तो ज़रूर लाइक करें और कुछ ना कुछ रिस्पांस दें, ऐसे सूखा सूखा रिस्पांस सही नहीं है। तो अगर समझ में आता है तो ज़रूर लाइक करें और मिलते हैं फिर